हेलो स्टूडेंट्स, आज ये मेरा उत्तराखंड की क्लास का 5वां लेक्चर होगा और 5वें लेक्चर के अंतर्गत आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा, जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड को भौगोलिक विभाजन इसका 8 भागों में किया गया है। कितने? 8 भागों में। वे 8 भागों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहले भी बताए थे पिछले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपसे आप पिछले वीडियो बारी बारी से लगातार देख रहे होंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है उसको 8 भागों, उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। इसकी जलवायु के लिहाज से, इसकी संस्कृति के लिहाज से, इसकी प्रकृति के लिहाज से, इसकी भौगोलिक दृष्टि के लिहाज से अगर आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड को लगभग 8 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। ताकि क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे धीरे धीरे तापमान में परिवर्तन होता चला जाएगा। 6 किलोमीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आने लगती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। और देखिएगा ऊपर के जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली और पिथौरागढ़, ये क्षेत्र हैं, पूरे साल भर हिमाच्छादित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर तापमान में परिवर्तन आता है। लेकिन आज हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, पहले हम आपको उन 8 भागों के नाम बता दे रहे हैं जिसको हमने जिसकी सहायता से हम उत्तराखंड पढ़ना चाह रहे हैं। और उत्तराखंड को हमने 8 भागों में बांटा है। 8 नाम कुछ इस प्रकार हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये देखिए आप आप यहाँ देवप्रयाग से ये जो स्थान निकलता है इसे बोलते हैं गंगा। तो गंगा का जो क्षेत्र है, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के अंतर्गत हरिद्वार का दक्षिणी भाग आएगा, पौड़ी का कुछ भाग आ जाएगा, उधम सिंह नगर का भाग आएगा और देहरादून का भी कुछ दक्षिणी भाग आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा तराई क्षेत्र के अंतर्गत। तराई क्षेत्र की हमने विशेषता भी देख ली थी। जो तराई क्षेत्र था उसकी विशेषता भी देख ली थी। नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसे देखने आइए। क्यों? हर वीडियो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो अगले वाला वीडियो समझ में आएगा। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत ही रेयर चांस होंगे कि आपके अगले वाला वीडियो समझ में आ जाए। वैसे आ जाएगा क्योंकि सर अच्छा समझाते हैं। चलिए देखते हैं किसकी बात करते हैं। आज बात करेंगे आपके साथ उत्तराखंड की। और उत्तराखंड से संबंधित किसकी? पहले उन 8 भागों के नाम देख लीजिए। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, वरहद हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। उम्मीद करते हैं आपने ये नाम याद कर लिए होंगे और अपने नोट्स में मेंशन कर लिए होंगे। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे और नोट्स को 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए उत्तराखंड आपके दिमाग में ऐसे बस जाएगा, गाजर मूली की तरह बस जाएगा। समझे? देखिए चलिए बात करते हैं किसकी, आज उत्तराखंड की। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र हरिद्वार का, लक्सर, हरिद्वार, जबलपुर, ये जो क्षेत्र आते हैं ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूरा उधम सिंह नगर पूरा तराई क्षेत्र में बसा हुआ है। तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है? मैंने कहा यहाँ साल भर जो ऊपर से नदियाँ आती हैं, नदियाँ काट कर यहाँ जो पानी होती मिट्टी को लाती है और इन क्षेत्रों में लाकर छोड़ देती है। तो जहाँ खादर और बांगर जैसे क्षेत्रों का विकास होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। मैंने कहा इस क्षेत्र में जो मिट्टी है बहुत अधिक उपजाऊ है। तो हम उधम सिंह नगर को देख लिए, यहाँ का जो नानक मत्ता है, पंजाब हरियाणा के जो किसान होते हैं वे यहाँ पर आते हैं और बड़े व्यवसाय कर लिए यहाँ से लेके जाते हैं। मैंने कहा ये पूरा का पूरा एक उपजाऊ क्षेत्र है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? उसके बाद बात करते हैं आज भाबर क्षेत्र की। किसकी? आज भाबर क्षेत्र की बात करेंगे। भाबर क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, कितना बेहतरीन पर्सन बनता है आपसे। उत्तराखंड के 4 जिलों के नाम देगा और पूछेगा आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। कितना बेहतरीन पर्सन बन सकता है, जरा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नंबर 1 उत्तरकाशी, नंबर 2 रुद्रप्रयाग, नंबर 3 चंपावत, नंबर 4 पौड़ी। जी हाँ, इसका आंसर होगा पौड़ी। बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा देखिए आपने गंगा का मैदानी क्षेत्र पढ़ लिया, आपने तराई क्षेत्र पढ़ लिया। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, प्रत्येक क्षेत्र 8 क्षेत्र को आपको मेरे साथ पढ़ना है। उसके बाद आपको उत्तराखंड की अच्छी गहरी समझ हो जाएगी। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे उत्तराखंड की जो स्थिति है, मतलब इसे संबंधित जितने भी पर्सन बन सकते हैं आपकी समझ बढ़ जाएगी इसे पढ़ने के बाद। पढ़िए तो एक बार मेरे साथ लगातार। देखिए बात करते हैं किसकी? इस क्षेत्र की। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ऊपर जाएंगे आप, जिसे हम शिवालिक का क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ पाई जाती है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। हिमालय का पूरा हिमालय जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, उसका पूरा हिमालय का सबसे दक्षिण भाग शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र के नीचे वाले भागों में, शिवालिक क्षेत्र के नीचे वाले भागों में जैसे देखिए देहरादून का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला क्षेत्र नीचे वाला, ये आपको पौड़ी का क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा।
नैनीताल का और उधम सिंह नगर का कुछ क्षेत्र, और चंपावत का भी, ये आपका चंपावत का दक्षिणी भाग। आप देखिए देहरादून है, ये देहरादून है, देहरादून के इस भाग से लेकर नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र बचा हुआ है आपका, ये पूरा क्षेत्र आपका भाबर क्षेत्र कहलाता है। इसके ऊपर ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, जो मैंने नीले कलर से बनाया है, इसको बोलते हैं शिवालिक क्षेत्र। इसके बाद उसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं भाबर क्षेत्र। हेडिंग बना लीजिए भाबर क्षेत्र। कौन सा? भाबर क्षेत्र। आइए भाबर क्षेत्र की विशेषता देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, दक्षिण में जो दक्षिण है जो आपका शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक पहाड़ी है, मैंने कहा ये सब शिवालिक पहाड़ी है। इसके दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर की, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है। उस पट्टी को ही हम क्या कहते हैं? उस पट्टी को हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्षेत्र में क्या होगा? अतीत काल में जो नदियाँ आ करती थी, मतलब 3 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऊपर से जो नदियाँ बहती रही होंगी, अधिकांश नदियाँ उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, इधर से इधर बहती रही होंगी, आज भी बहती है। अधिकांश नदियाँ ऐसे से ऐसे बहती है, दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। अधिकांश उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ कीचड़, बालू, जो मतलब ऐसी नदियों को बोलते हैं जो तेज भाव के साथ आती है ऊपर से, उन्हें बोलते हैं वेगावती नदियाँ। कौन सी? वेगावती नदियाँ। तो वेगावती नदियों ने क्या किया? अपने साथ वजनी अवसाद, कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब लाकर इस मैदान, इस क्षेत्र में, इस भाबर क्षेत्र में, जो शिवालिक पहाड़ी के दक्षिण में है, शिवालिक पहाड़ी के दक्षिण में, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में है। तो इस शिवालिक पहाड़ी के जो दक्षिण में जो वेगावती नदियाँ होती हैं, वेगावती नदियों ने क्या किया? जो वजनी अवसाद है उसे लाकर कंकड़ पत्थर इस भाग में, भाबर क्षेत्र में जमा कर दिया। जरा आप मुझे बताइए, जब वेगावती नदियाँ, तेज भाव वाली अधिक नदियाँ जब कंकड़ पत्थर इस भाग में लाकर जमा कर देगी तो क्या वहाँ फसल पैदा होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ कंकड़ पत्थर में फसल पैदा नहीं होती है। इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भाबर क्षेत्र होता है, भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी है वो मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त समझते हैं? मतलब उसके अंदर कृषि नहीं हो सकती है, कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है वो मिट्टी। लेकिन देखिएगा यहाँ की जो भाबर क्षेत्र के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहीं कहीं जगह, छोटी जगह जो है कृषि के लिए, छोटी जगह, छोटे क्षेत्र, क्यारियाँ बनाकर छोटे क्षेत्र मिट्टी को उपजाऊ बनाए हैं और बड़े छोटी मोटी मात्रा में कृषि करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन नाम मात्र की कृषि होती है भाबर क्षेत्र में। ये भाबर क्षेत्र की क्या है? विशेषता है। और क्या है? जब ऐसे क्षेत्र आएंगे जो कंकड़ पत्थर वाले जो क्षेत्र होंगे, जहाँ कंकड़ पत्थर पाया जाएगा, ऐसे क्षेत्र में क्या होगा? वहाँ कटीली झाड़ियाँ, जिनकी पत्तियाँ भी बहुत छोटी पाई जाती है, छोटी पत्तियाँ वाली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ। जो कटीली झाड़ियाँ हैं, पत्थरों में क्या होता है? आप देखिए पहाड़ पे जाइएगा, साइड से, जैसे आप रोड के साइड से गुजरेंगे तो वहाँ पत्थर पड़े होंगे, कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र बोलते हैं। कंकड़ पत्थर पड़े होंगे तो वहाँ क्या होगा? आसपास से छोटी झाड़ियों का निर्माण हो चुका होगा। ये छोटी झाड़ियाँ जो वनस्पतियाँ हैं वे भाबर क्षेत्र में ही विस्तृत हुई है, विस्तृत मतलब फैली हुई हैं। ये भाबर क्षेत्र की विशेषता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पता होना चाहिए आपको। देहरादून का भाग, देहरादून का पूर्व से लेकर, और जो आपका देहरादून का देहरादून के पश्चिमी देहरादून से लेकर पश्चिमी देहरादून से लेकर 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में चंपावत का पूर्वी भाग, इधर से लेकर इधर, ये पूरा बेल्ट देखिए, ये पूरा का पूरा भाबर क्षेत्र कहलाता है। मैंने कहा चंपावत आता है क्या इसके अंतर्गत? हाँ आता है। क्या बागेश्वर आता है? नहीं आता है। अल्मोड़ आता है? नहीं आता है। नैनीताल बिल्कुल आता है। नैनीताल का दक्षिणी भाग, नैनीताल का जो दक्षिणी भाग है वो भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए ये देहरादून है, देहरादून का जो पश्चिमी भाग है, ये देहरादून का जो पश्चिमी भाग आप देखते हैं, ये भी आपका भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हरिद्वार आता है क्या? नहीं, हरिद्वार नहीं आएगा। पौड़ी आता है? बिल्कुल आएगा पौड़ी। नैनीताल आएगा? नैनीताल भी आएगा, और उधम सिंह नगर भी आएगा, और चंपावत का जो ऊपरी भाग है वो भी आएगा। चंपावत का जो पूर्वी भाग है, इधर का जो भाग दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला भाग, चंपावत का जो पूर्वी भाग है, ये भी आपका भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्या भाबर क्षेत्र में कृषि पैदा होगी? जी नहीं, भाबर क्षेत्र में कृषि पैदा नहीं होगी, ये बात आप जानते हैं। मैंने कहा यह यहाँ की मिट्टी, कंकड़ पत्थर, वजनी अवसाद यहाँ पर जमा हुआ है। जब यहाँ पर वजनी अवसाद जमा हुआ है तो यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? वो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गई है। अनुपयुक्त समझते हैं, मतलब वहाँ कृषि पैदा नहीं हो सकती, इसलिए फिर भी यहाँ लोग छोटी मात्रा में कृषि पैदा करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? शिवालिक क्षेत्र की। अभी आपने मेरे साथ गंगा का मैदानी क्षेत्र देख लिया, तराई क्षेत्र देख लिया, भाबर क्षेत्र देख लिया। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स किसकी? अब भाबर क्षेत्र के बाद आप मेरे साथ बात करेंगे
शिवालिक क्षेत्र की, शिवालिक क्षेत्र की बहुत ज़्यादा विशेषता है। आइए शिवालिक क्षेत्र को अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। शिवालिक क्षेत्र, उसके बाद द्विध्रुवीय द्वारक क्षेत्र कौन से नंबर का है, ये आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर का है। ये आपका चौथे नंबर का जो क्षेत्र है, आप मेरे साथ वो पढ़ रहे हैं। चौथे नंबर का कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। आइए जानते हैं शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा भाग आएगा। जो आपका शिवालिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन कौन सा भाग आएगा। पहली बात आप ये भी देख लीजिए, ये जो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय भी कहते हैं इसको, शिवालिक क्षेत्र। यह है जो क्षेत्र है भाबर क्षेत्र के, जो आपका हमने आपको भाबर क्षेत्र बताया, भाबर क्षेत्र के डायरेक्ट उत्तर में ये जो नीले कलर की रेखाएं बनाई गई हैं, ये देखिए नीले कलर की रेखाएं, नीले कलर की जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4, ये सारी की सारी जो क्षेत्र है, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका शिवालिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। तो हम किसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे शिवालिक क्षेत्र की। जब हम शिवालिक क्षेत्र की बात करते हैं, आइए देखते हैं इसमें शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन कौन से। आइए देखिए, हरिद्वार आता है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप जो भाबर क्षेत्र है, तीसरे नंबर का हमने आपको पढ़ा है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के जैसे ही आप उत्तर में देखेंगे, आप देखिए देहरादून का दक्षिणी भाग, मेरे साथ साथ बोलिए, देहरादून का देखिए दक्षिणी भाग, ये देहरादून है आपका यहाँ तक, उसका दक्षिणी भाग ये शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। टिहरी का दक्षिणी भाग और पौड़ी का मध्यवर्ती भाग, पौड़ी का, ये पौड़ी है आपका पूरा का पूरा, पौड़ी को मतलब पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का कौन सा भाग, मध्यवर्ती भाग। आप देखिए ये जो आपका नैनीताल है, नैनीताल का जो आपका ये है नैनीताल, तो नैनीताल का आपका आएगा मध्य भाग और चंपावत का आएगा दक्षिणी भाग। अल्मोड़ा इसके अंतर्गत हाँ आएगा, अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग भी इसके अंतर्गत आएगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक राज्य और छूट गया, देखते हैं कौन सा छूट गया। उत्तरी हरिद्वार, कुछ हरिद्वार का छोटा सा हिस्सा आएगा, हरिद्वार का कुछ छोटा सा हिस्सा आएगा इसके अंतर्गत। तो आप बताइए हरिद्वार का, उत्तरी हरिद्वार जहाँ चंडी देवी मनसा देवी पढ़ते हैं ना, ये चंडी देवी मनसा देवी, जो मनसा देवी वो हरिद्वार के अंतर्गत आता है, वो शिवालिक क्षेत्र में ही आता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले आपके उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप नाम लिख सकते हैं, नाम लिखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र के 7 जिले आते हैं। नंबर 1 आप लिखिए, हरिद्वार का उत्तरी भाग, देहरादून का दक्षिणी भाग, टिहरी का दक्षिणी भाग, पौड़ी गढ़वाल का मध्यवर्ती भाग, अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग, ये अल्मोड़ा है आपका, उसका दक्षिणी भाग, दक्षिण मध्यवर्ती नैनीताल और आपका चंपावत का दक्षिणी भाग। कितने जिले आते हैं शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत, उत्तराखंड के 7 जिले आते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न बन सकता है आपसे, उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में उत्तराखंड के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। नंबर 1 ध्यान से सुनिए, नंबर 1 7, नंबर 2 8, नंबर 3 9, नंबर 4 6। आपका आंसर क्या होगा, एक आंसर होगा। ये बात समझ में आया, ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है और बना हुआ भी है, समझे। लेकिन अगला प्रश्न कैसे बनाएगा, अगला प्रश्न ऐसे बनाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब प्रश्न ध्यान से सुनिए, नंबर 1 अल्मोड़ा आपको पता होना चाहिए शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नंबर 2 आपका बागेश्वर, नंबर 3 आपका चंपावत, नंबर 3 आपका क्या होगा, पौड़ी गढ़वाल, नंबर आपका जो 5 होगा वो कौन सा होगा, उधम सिंह नगर। आप बताइए, तो आंसर क्या होगा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर, क्योंकि जो आपका उधम सिंह नगर है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो आपका शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा और बागेश्वर भी नहीं आएगा। ये आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे हुए हैं और पूछे जाएंगे, ये भविष्य उन्मुखी प्रश्न है, समझे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा और देखिए, और बात करते हैं। मैंने कहा जो आप ये शिवालिक क्षेत्र देखते हैं, इस शिवालिक क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है। कितनी, 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर है। इतना आपको छोटा छोटा अंदाजा होना चाहिए, कभी पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इसकी जो लंबाई है शिवालिक क्षेत्र, अगर हम मान लेते हैं ये आपका इस तरह, ये आपका शिवालिक क्षेत्र है, ये आपका शिवालिक क्षेत्र है, ये रहा आपका शिवालिक क्षेत्र,
ये आपका शिवालिक क्षेत्र है। तो शिवालिक क्षेत्र की जो चौड़ाई है आप देखिए दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या हो रही है, घट रही है। लगभग यहाँ 10 किलोमीटर की चौड़ाई, कितने 10 किलोमीटर की चौड़ाई। चंपावत की जैसे ही ओर जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है शिवालिक क्षेत्र की वो लगातार घटती चली जाएगी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कहीं कहीं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर भी है इस क्षेत्र में, जो देहरादून का पश्चिमी भाग है। इस देहरादून के भाग में तो कहीं कहीं इसकी जो चौड़ाई है शिवालिक क्षेत्र की वो 50 किलोमीटर भी है। मैंने कहा जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है, अर्थात वो घट जाती है। घटकर कितनी हो जाती है, 10 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। इसलिए हम ऐसे औसत तरीके से कह सकते हैं जो शिवालिक क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर के लगभग होती है। किसी पेपर में नहीं पूछेगा, या ध्यान रखिए। मैंने कहा जहाँ जहाँ से पर्सन बन सकता है, बना हुआ है, सभी पर्सन की आपके साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। ये पर्सन मैंने कहा आपका उत्तराखंड का तो कोई सा भी पेपर हो उससे संबंधित अगर कैसा भी पर्सन बन सकता है, साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। आपको पर्सन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए ध्यान लगाकर अब बात करते हैं। अभी आपने देख लिया शिवालिक क्षेत्र। अब जो शिवालिक क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाला शिवालिक क्षेत्र, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 700 से कितनी 1200 मीटर, कितनी 700 से 1200 मीटर। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो शिवालिक क्षेत्र है उसकी जो ऊंचाई है वो 700 से 12 मीटर है, इसलिए वो पर्वत के अंतर्गत आ जाता है एक प्रकार का। अगर आप किसी पहाड़ी की ऊंचाई 700 मीटर से कम हो, यानी 600 मीटर के लगभग हो, 700 मीटर से अगर कम हुई किसी पर्वत की ऊंचाई तो उसको पर्वत नहीं पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ी। पर्वत कहलाता है 700 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम पर्वत की संख्या दी जाती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, समझे। तो हमने कहा इसकी जो शिवालिक क्षेत्र है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपकी कितनी है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर, कितनी 700 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन देखिए इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में धीरे धीरे काट कर इस क्षेत्र को जो नदियाँ बहा करती थी, नदियाँ चाहे वो आपकी देहरादून में बहने वाली यमुना नदी हो, चाहे आपकी वो पौड़ी में बहने वाली रामगंगा हो, अनेक प्रकार की बाकरा नदी हो, नैनीताल में बहती है, बाकरा हो, नंदोर हो, बहुत सारी नदियाँ हैं। इन नदियों ने क्या किया, इस क्षेत्र को काट कर इसमें छोटी छोटी गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया। बहुत सारी छोटी छोटी घाटियों का क्या कर दिया, निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में काफ़ी गहरी घाटियाँ पाई जाती है तो आपका कौन सा क्षेत्र होगा, वो आपका शिवालिक क्षेत्र होगा, समझे। और बात करते हैं इसके बारे में। अब जो शिवालिक क्षेत्र आप देखते हैं, ये जो शिवालिक क्षेत्र आप देखते हैं, ये शिवालिक क्षेत्र पूरा का पूरा लगभग 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पुराना है। 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पुराना, 3 करोड़ वर्ष पुराना है। ये मैंने कहा जो शिवालिक क्षेत्र आप देखते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण अभी भी जारी है। यही कारण है यहाँ लगातार भूकंप भी आते रहते हैं, समझे। मैंने कहा पर्वत कैसे बनते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है तो क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में हलचल होती है और पृथ्वी के ऊपरी भाग में बल्ले पड़ जाते हैं, इस तरह बल्ले पड़ जाते हैं और पर्वतों का निर्माण होता है। ये पर्वत आज भी लगातार बना है, सबसे नवीनतम पर्वत है, इसलिए इस क्षेत्र में भूकंप की स्थिति बनी रहती है क्योंकि इसका विस्तार आज भी जारी है। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं शिवालिक क्षेत्र एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह नवीनतम, कैसी नवीनतम, नवीन मतलब नई, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। पर्वत क्षेत्र भी कह सकते हैं, श्रृंखला भी कह सकते हैं, समझे। तो ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, 1.75 लाख से लेकर 3 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस क्षेत्र में क्या होता है, जो आपका शिवालिक क्षेत्र है, इसलिए जो 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पुराने क्षेत्र को हम उस टाइम के समय को हम मायोसीन कल्प या आप प्लाइस्टोसीन कल्प के नाम से जानते हैं। कल्प मतलब इस टाइम का समय था, ये आपका प्लास्टोसीन कल्प के नाम से जानते हैं इस टाइम का जो समय था। आप ऐसे कह सकते हैं शिवालिक क्षेत्र का जो आपका विकास हुआ इस क्षेत्र में हुआ, इस समय में हुआ, ये आपका प्लास्टोसीन कल्प है आपका। ये कभी आपको पढ़ाएंगे, जियोग्राफी की क्लास से पढ़ाया जाता है ये कौन कौन से कल्प होते हैं, मायोसीन कल्प क्या होता है, आप इसे याद रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मुझे डर है इस बात का। उसके बाद देखिए आपका, मैंने कहा ध्यान से देखिए, मैंने कहा ये जो आपका क्षेत्र है, आपका देहरादून हुआ, आपका टिहरी हुआ, आपका पौड़ी हुआ, अल्मोड़ा हुआ, आपका नैनीताल हुआ, दक्षिणी चंपावत हुआ,
इस क्षेत्र में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीवाश्म जानते हैं, जिनसे पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल ये सब आदि बनाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में न्यूज़ आई थी, जो देहरादून के पास जो पश्चिमी भाग है, देहरादून का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में क्या हुआ है, एक यहाँ से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र से तेल के निकलने की संभावना है, यानी कच्चा तेल यहाँ से निकाला जा सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार, आज भी आपको पता होगा कि अधिक मात्रा में तेल, कच्चा तेल बहुत अधिक मात्रा में हम आयात करते हैं, हमारे पास नहीं है, समझे, हमारे पास कहीं भी नहीं है। बस एक जगह है, वो था आपका बॉम्बे हाई, तो उसके वहाँ से भी हमें जो तेल था वो निकालना बहुत अधिक महंगा पड़ता था, तो हमने उसे भी बंद कर दिया, समझे। चाइना की कंपनी वहाँ काम करती है, बाद में बात करेंगे आपके साथ। बस आपको पता होना चाहिए शिवालिक क्षेत्र में चांद से यहाँ से जीवाश्म ईंधन मिल सकते हैं, और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए बहुत सारे पदार्थ आते हैं। ये जीवाश्म ईंधन को हम अनविकिरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ से अनविकिरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है वे यहाँ से लगातार मिलते हैं। अनविकिरणीय जो पृथ्वी से लगातार खत्म हो जाएंगे और ख़त्म होने की कगार पर है, इन्हें हम अक्षीय या अक्षीय स्रोत भी कहते हैं। वो बाद में बात करेंगे आपके साथ। जितनी बात बताई आप, जैसे मैं आपको बोलता जाऊँ, जो भी बात आपको अच्छी लगती है उसको नोट करते चले जाइए, और नोट करने के बाद उसे कम से कम पढ़ने के बाद वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, लिखने के बाद 2 से 3 बार उसे घर बैठ के रिवाइज कीजिए। ये आपका कौन सा क्षेत्र था? ये आपका है, आपका कौन सा क्षेत्र? ये आपका है शिवालिक क्षेत्र। और शिवालिक क्षेत्र की छोटी छोटी बातें करते हैं। और मैंने कहा इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं वे क्या करती हैं, ऊपर से मिट्टी काट के लेके आती है। जब एक मिट्टी दूसरी मिट्टी से टकराए, मिट्टी का एक छोटा सा पार्ट दूसरे पार्ट से टकराएगा, तो इस क्षेत्र में भूस्खलन जैसी समस्याएं बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो आप देखेंगे जो बरसात का मौसम होता है ना, बरसात के मौसम में जो यहाँ से गुजरने वाले रोड होते हैं, आए दिन उसमें से कोई पार्ट टूट के गिर जाता है, तो उत्तराखंड में खबर छपती है, उत्तराखंड में 210 सड़कें बंद, 205 सड़कें बंद, इस तरह की सड़कें। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में भूस्खलन जैसी समस्याएँ अधिक मात्रा में होती हैं, समझे, इस क्षेत्र में। क्यों? कारण समझ गए आप। ऊपर से नदियाँ क्या करती है, मिट्टी को काटती रहती है, और जैसे ही काटती रहती है तो उसका असर यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, समझे। अब बात करते हैं ग्रीष्मकाल की। ग्रीष्मकाल में यहाँ क्या होता है, यानी शिवालिक क्षेत्र में गर्मी में होता क्या है। तो गर्मी में आपको पता होना चाहिए जो यहाँ का मौसम है बहुत अधिक सुहाना रहता है। कैसा? सुहाना। मैंने कहा ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्मकाल मतलब ग्रीष्मकाल, तो ग्रीष्मकाल में जो यहाँ का मौसम है बहुत अधिक सुहाना रहता है। और ये जो यहाँ का क्षेत्र है, देहरादून का क्षेत्र, चाहे वो आपका टिहरी का निचले वाला भाग हो, पौड़ी का मध्यवर्ती भाग हो, अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग हो, नैनीताल का भाग हो, चंपावत का भाग हो, आपको पता होगा जितने भी लोग बाहर से आते हैं घूमने के लिए नैनीताल में रुकते हैं, कितनी भीड़ लगी रहती है गर्मियों के दौरान नैनीताल में। यही कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मौसम है काफ़ी अधिक सुहाना रहता है। 24-25 का डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहता है, जो मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होता है। 24-25 का तापमान होता है, पता होना चाहिए आपको। इसलिए आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का जो दक्षिणी भाग है इसमें अधिकांश पार्क बनाए गए हैं। ऐसे कह सकते हैं शिवालिक क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। हम ऐसे कह सकते हैं जो शिवालिक क्षेत्र होता है, जब पर्यटक आएंगे, ऊपर क्यों जाएंगे, ऊपर तो बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ती है, ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर रह नहीं जा सकता। इसलिए वे क्या करते हैं, जब ऊपर से घूमने आते हैं तो घूमने के बाद इस शिवालिक क्षेत्र में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और पार्क भी बनाए गए हैं इस क्षेत्र में। चाहे वो आपको देहरादून का दक्षिणी भाग हो, टिहरी का निचले वाला भाग हो, पौड़ी का मध्यवर्ती भाग हो, अधिकांश आपको पर्यटन केंद्र, मैंने कहा पर्यटकों के घूमने के जो स्थान है, मैंने कहा इन क्षेत्रों में ही बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यहाँ का जो मौसम है काफ़ी मात्रा में गर्मी के मौसम में सुहाना रहता है। कहा जाता है यहाँ पे गर्मी का तापमान, गर्मी में जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 29 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ तापमान हो जाता है। मैंने कहा इस क्षेत्र का जो तापमान है 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, शिवालिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। शिवालिक क्षेत्र का जो तापमान है 29 से कितना हो जाता है, 32। लेकिन सर्दियों में यहाँ तापमान ना 4 से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है सर्दियों में तापमान। अच्छा खासा सुहाना मौसम होता है। कभी कभी यहाँ इसके कुछ क्षेत्रों में कभी कभी बर्फ़ भी पड़ने लगती है, छोटी मोटी बर्फ़ जैसे आसार दिखाई देने लगते हैं इस क्षेत्र में। मतलब टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। और यहाँ जब वर्षा की मात्रा, अगर यहाँ बात करें वर्षा की मात्रा की, तो यहाँ काफ़ी ग्रीष्मकाल का जो मौसम होता है, जैसे जो आपका जून जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक यहाँ होता है 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर, जो काफ़ी मात्रा में अधिक। उत्तराखंड की औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर ही है। 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है उत्तराखंड के इस क्षेत्र में।
कौन से? शिवालिक अक्षेत्र। शिवालिक अक्षेत्र की मैंने आपको इतनी विशेषताएं बताई होंगी शिवालिक अक्षेत्र के अक्षेत्र से। अगर भविष्य में कोई पर्सन आएगा, मुझे तो नहीं लगता, आपसे बचकर जाना चाहिए इतना समझने के बाद। उसके बाद बात करते हैं यहाँ क्या क्या पाया जाता है। जो आप ये देहरादून का दक्षिणी भाग, ये आपका टिहरी का दक्षिणी भाग, पौड़ी का मध्यवर्ती भाग, अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग और नैनीताल का मध्यवर्ती भाग और चंपावत का दक्षिणी भाग देख रहे हैं, इस क्षेत्र को हम शिवालिक क्षेत्र कहते हैं। तो शिवालिक क्षेत्र में होता क्या है? शिवालिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के चूना पत्थर, खनिज, अनेक प्रकार के डोलामाइट हो, चाहे आपका संगमरमर हो, चाहे आपका मंद्रासु, बड़कोट हो, ये सब क्षेत्र यहाँ क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो इन खनिज से जैसे आपका डोलामाइट हुआ, डोलामाइट एक प्रकार का वाइट कलर का पत्थर होता है जिससे वाइट सीमेंट बनाया जाता है, इसलिए जो देहरादून के दक्षिण भाग, ऋषिकेश में देखिए, ऋषिकेश में क्या है? ऋषिकेश आपका पूरा का पूरा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं क्या, जो वहाँ अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं, डोलामाइट नाम का जो पत्थर पाया जाता है, सीमेंट जो बनाया जाता है, ऐसे पत्थर भी वहीं मिलते हैं। तो वहीं क्या, जहाँ पत्थर मिलेंगे वहीं क्या होगा? सीमेंट की फैक्ट्री होगी। तो सीमेंट उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है। ऋषिकेश भी सीमेंट उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है, देहरादून भी सीमेंट उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है ये आपका। तो यहाँ क्या क्या होता है? अनेक प्रकार कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? आप एक लाइन लिख लीजिए, खनिज की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप लिख लीजिए, लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यह खनिज की दृष्टि से, यह खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण अक्षेत्र है, अक्षेत्र है, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लिखिए यहाँ क्या क्या पाया जाता है। लिखिए, देहरादून के मंदरांसु, बड़कोट तथा ऋषिकेश के पास, देहरादून के मंदरांसु, बड़कोट और ऋषिकेश के पास लिखिए, ऋषिकेश के पास डोलामाइट चट्टानों, डोलामाइट पत्थर होता है एक प्रकार का वाइट कलर का, डोलामाइट कैसा पत्थर होता है? वाइट कलर का पत्थर, डोलामाइट। आपका डोलामाइट के बाद लिखिए बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेट। बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेट। आदि खनिज मिलते हैं। और जो आपका ये है, आपका ये डोलामाइट है, ये एक प्रकार का वाइट कलर का पत्थर होता है। इससे क्या करते हैं? इससे हम चूना पत्थर या आप जो वाइट कलर का सीमेंट होता है तो सीमेंट बनाते हैं। तो आपका देखिए जो ऋषिकेश है ना, जो ऋषिकेश है वो भी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी मात्रा में देहरादून भी आपका ऐसा ही है। देहरादून का जो मंदरासु है और जो बड़कोट है, देहरादून का जो मंदरासु बड़कोट है, यहाँ यहीं पर सीमेंट की कंपनियाँ बनाई गई हैं। ये सीमेंट की जो कंपनियाँ होती है कि कहाँ बनाई जाती है? जहाँ से खनन करेंगे, खनन करने के बाद क्या करेंगे, उनको यहाँ कंपनी में ले जाना आसान होगा। फिर वहीं से जो सीमेंट वगैरह होता है उसको खरीद के लेके आते हैं और निचले भागों में ले आते हैं। चलिए, तो हमने बात की किसकी? ये हमने बात की बेटे शिवालिक क्षेत्र की। तो शिवालिक क्षेत्र को आप दोबारा देखिए मेरा वीडियो, जैसे दोबारा देखेंगे इससे संबंधित जो भी पर्सन बन सकते हैं। और इसे इतने पढ़ने के बाद शिवालिक क्षेत्र से आपको दिख गया होगा शिवालिक क्षेत्र इसमें कहाँ है और इसकी क्या क्या विशेषताएं। तापमान में हमने आपको बताया यहाँ का कितना सुहाना मौसम रहता है यहाँ आपका। मैंने आपको प्लास्टोसीन कल्प की भी बात की। मैंने आपके साथ बताया ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, आज भी इसका निर्माण लगातार जारी है। मैंने आपको बताया कि यहाँ सर्दियों में गर्मियों में तापमान कितना रहता है। मैंने आपको बताया यहाँ खनिजों की बात की आपके साथ, इसमें शिवालिक क्षेत्र में खनिजों की बात की। मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। मैंने आपको बताया जैसे आप इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है और वो घट जाती है। समझ में मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र के अंदर कितने जिले आते हैं बेटे? 7 जिले आते हैं। ये आपका शिवालिक क्षेत्र, ये आपका। उसके बाद आप मेरे साथ कल दून या द्वार क्षेत्र पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा कोटद्वार,
उसको पता है कोटद्वार क्यों कहते हैं, कोटद्वार। देहरादून, दून क्यों कहते हैं देहरादून, तो ये कल पता लगने वाला है आपको। कल आप मेरे साथ दून और द्वार क्षेत्र और अगले वाला जो आपका आने वाला है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, इस पर बहुत अच्छे तरीके से गहराई से अध्ययन करेंगे। उसके बाद बताइएगा, मैंने कहा मैं आपको अभी उत्तराखंड से मैप से रूबरू करा रहा हूँ, ताकि आप यहाँ की विशेषताएं जानकर इसके बारे में आगे अध्ययन कर सकें। जिस दिन आप मेरे लगातार 30 वीडियो देख लेंगे, मेरा यकीन मानिए उत्तराखंड की इतनी गहरी आपके साथ समझ हो जाएगी, शायद ही आपसे कभी कोई प्रश्न बचे। इतना पढ़ने के बाद पढ़ना ही होगा और साथ साथ नोट भी करना होगा और लिखना भी होगा। आज के एपिसोड में ध्यान रखते हैं, इजाज़त दीजिए। अब आपकी मुझे प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे प्रोत्साहित करती है ताकि मैं और नई वीडियो बना सकूं और आपको प्रेरित कर सकूं। समझ में आया आपको? तो बात करेंगे अब अगले चैप्टर में किसकी बात करेंगे? अगले चैप्टर में दून या द्वार क्षेत्र की और मध्य हिमालय क्षेत्र, आप ऐसे कह सकते हैं लघु हिमालय क्षेत्र, इनकी विशेषताओं की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे अब हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे होंगे। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और इस तरह हमारे यहाँ उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, स्थितियाँ है, आप सभी के सभी मैप से रूबरू हो चुके होंगे। अब तो आपके दिमाग में भी बसना स्टार्ट हो गया होगा, कहाँ उधम सिंह नगर है और कहाँ नैनीताल है, कहाँ चंपावत है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आप कितना लिखेंगे, कितना रटेंगे, आप कितनी ट्रिकों से याद करेंगे, नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और उसका साथ साथ नोट्स बनाइए, फिर देखना क्या कमाल होता है एग्जाम हॉल में। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।